प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल साहित्य सागर में। दोस्तों, शिवानी जी की लोकप्रिय कहानियों की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उनकी एक कहानी के। क्यों, आपकी माताजी चली गई? फिर वही बेतुका प्रश्न। झुंझलाकर शेखर ने हाथ की पुस्तक पटक दी और उठ खड़ा हुआ। इधर उधर संधानी दृष्टि का घेरा डालने पर भी कोई नहीं दिखा। चाहता तो वह अभी भी दीवार फांद उस रहस्यमयी प्रश्नकर्त्री को खींचकर बाहर ला सकता था, पर वह संत स्वभाव का मकान मालिक जानता था कि उसके मकान के दूसरे भाग में 5 प्रौढ़ा संसार त्यागी विधवाओं की राम मंडली रहती थी। स्त्रियों के बीच वह कैसे जाता? पर निश्चय ही प्रश्न उन 5 में से एक के कंठ का भी नहीं था। वे नित्य ब्रह्म मुहूर्त में अपनी राम राम लिखी आइसक्रीम की सी गाड़ी को ढेलती, संगम की ओर निकल पड़ती और दिन डूबे लौटती। तब ये कौन थी? एक बार उन 5 ने अपने गुरुदेव के आगमन के उपलक्ष्य में विराट भंडारे का आयोजन किया था और प्रसादे कुछ अधिक मात्रा में खा जाने पर 5 को एक साथ हैजा हो गया था। उसकी पत्नी के ही उन 5 को एम्बुलेंस में लादकर अस्पताल ले गई थी। कैसे मर्दाने चेहरे थे उनके और कैसा रूखा कंठस्वर। यह मीठी हंसी निश्चय ही उनके गलों की नहीं थी। 4 दिन से जैसे ही वह के को अस्पताल पहुंचाकर लौटता और पढ़ने बैठता, फिर वही प्रश्न, माताजी चली गई? एक दिन तो उसने उचक कर दीवार से झांक ही दिया। राम मंडली के दालान में एक लंबी रस्सी तनी थी। उस पर कई रामनामी साड़ियां सूख रही थी। एक और एक चमचमाता पीतल का कलशा धरा था और एक मचिया पर कुछ मिर्चें सूख रही थी। आसपास कहीं कोई नहीं था। आज वह निश्चय ही के से कहेगा। पत्नी कमला को वह इसी नाम से पुकारता। के आती ही होगी। वह पुस्तक लेकर भीतर आ गया। उसके कमरे में पहुंचते ही उसकी के तीव्र आंधी के झोंकों की भांति आ गई। वह हमेशा ऐसे ही आती थी। द्वार भड़बड़ाती, कुर्सियां धकेलती, वह हाथ का आला झुलाती हाँफ रही थी। ओ शेखर, बस 10 मिनट निकाल कर आई हूँ। भूख के मारे आते कुलबुला रही है। वो जोर से एक कुर्सी पर धम्म से बैठ गई और उसने ऐसा प्रश्न पूछा जो प्रायः पति अपनी पत्नी से पूछता है। क्या क्या है खाने में आज? सब तुम्हारी पसंद का है के? अरहर की दाल, भुर्ता, खड़े मसाले का सालन और रायता। चावल? चावल नहीं बनवाए शेखर? अपनी मांसल बाहुओं का त्रिकोण बनाकर के ने नन्ही मुंह लगी बालिका की भांति अपने गप्पू से गाल फुला लिए। तुम डॉक्टरनी होकर भी भूल जाती हो कि चावल तुम्हारे लिए जहर है। इंसुलिन लिया या नहीं? के ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों रूठती हो डार्लिंग? शेखर ने अपनी प्रणय भीनी मुस्कुराहट से उसे मनाने की चेष्टा की। तुम्हारे लिए तो हमने भी चावल छोड़ दिया है। ऊपर के रोशनदान से सटी 2 आंखें आश्चर्य से फैलती जा रही थी। दोनों थाल परस्कर आ गए। शेखर अपनी नाजुक उंगलियों से चपाती के नन्हे कौर सालन में ऐसे डुबोकर कुतर रहा था जैसे मुंह में दांत ही न हो। उधर के अपनी भद्दी चौकोर पहाड़ी भिंडी सी उंगलियों को चाटती चटकारती पूरी चपाती का एक ही निवाला बनाती ठूंसती जा रही थी। हर कौर के साथ उसका अनर्गल प्रलाप चालू था। छेदी सालन खूब बनाता है पट्ठा। आज शाम को कोफ्ते बनवाना शेखर, पर देखते रहना, नहीं तो आधा घी साफ कर देगा। आखिर है तो जात का नहीं। वैसे भी अच्छा खानसामा हमेशा चोर होता है। इतनी बात गांठ बांध लो। शेखर ईमानदार नौकर कभी अच्छा खाना नहीं बनाता। अगर आज शाम को कोई बच्चा जन्ने न आ धमकी तो पिक्चर चलेंगे डार्लिंग। फटाफट चटाचट 15 चपातियां भगोस 3 विलंबित लय की डगारे ले के उठ खड़ी हुई।
शेखर भी नैपकिन से अपनी पतली मूछें पोंछ पत्नी को विदा देने उठ गया। आने से पहले फोन कर देना, तुम्हें चाय तैयार मिलेगी के? वह मुस्कुराया। तुम्हारे रहते मुझे कौन सी चीज तैयार नहीं मिलती शेखर। सुरसा की भांति मुंह खोले वह अपने तरुण पति को विदा चुंबन का ग्राम बनाने लपकी तो रोशनदान वाले ने मुंह में रुमाल ठूंस लिया। हाय, बेचारा अपनी दादी की हम उम्र पत्नी कहाँ से ढूंढ लाया। ठीक ही रह रही थी मौसी, चांद का टुकड़ा है हमारा पड़ोसी, और ऐसा शरीफ कि 4 साल से साथ रहते हैं, पर मजाल है जो कभी आंख उठाकर देख ले। मन ही मन किशोरी को हंसी आ गई थी। देखता भी क्या बेचारा। देखने लायक चीज हो और किसी पुरुष की आंखें न उठे तो मैं टांगों तले छिरक जाऊं। मौसी और उनकी 4 वराह दंती सहेलियां भी भला कोई देखने की चीज थी। रात को कोई देख ले तो डर के भाग जाए। मौसी किशोरी की मंझली मौसी थी और राम मंडली की हेड रामनी। अभी 8 दिन पहले यही मौसी अनाथा किशोरी को ठीक विवाह के 7 फेरों के बीटों से खींच उसके अभिभावक ताऊ ताई को अपनी लपलपाती जिह्वा के घातक प्रहार से धराशायी कर अपने साथ ले आई थी। इसी पिछले रविवार को किशोरी के कुंवारे मीठे सपनों का सुनहरा प्रासाद भरभराकर चूर चूर हो गया था। उसकी ससुराल वालों ने ही धोखा दिया या राम जाने ताऊ की ही मति भ्रष्ट हो गई। ठीक फेरों के समय दूल्हे को मिर्गी का दौरा पड़ गया। मौसी ने उसे हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। आप पर हम अदालती मामला चलाएंगे। किशोरी के मुख्तार श्वशुर फेन उगलते पुत्र को छोड़ उठ गए थे। अदालत को हम भी खूब समझती हैं। किशोरी के मृत मौसा हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। मिर्गी के रोगी को विवाह की अनुमति अदालत कब से देने लगी? मौसी किशोरी को धड़ल्ले से खींच ले गई। तुम खाओ पियो मौज करो, तुम्हारा इंटर का रिजल्ट निकलते ही हम तुम्हें बोर्डिंग में डाल देंगी। मौसी ने उसे आश्वासन दिया था। मौसी का दल दिन भर कीर्तन निकल जाता और वह उस विराट कक्ष में अकेली रह जाती। 2 बड़े बड़े कमरे थे, न पलंग न कुर्सी न मेज, कुश की शैया में भूमि शयन, न कहानी की पत्रिकाएं न उपन्यास। कल्याण के स्तूपाकार गट्ठर जरी सलमा सितारे जड़े ओम के बीच में नजरबंद अंगूठा चूसते श्री कृष्ण का एक विशाल तेल चित्र और संग मूसा की चौकी पर धरी गुरुदेव की स्वर्ण पादुका। मौसी उसे ताले में बंद कर जाती थी। देख केशी, ताक झांक मत करियो, तेरा ससुर बड़ा 420 है, न जाने कहाँ से ताक लगाए रहेगा, इसी से ताला डाल जाती हूँ। पर चंचल किशोरी नए पकड़े गए जंगली तोते की भांति अपने चमचमाते पिंजरे में चोंच मारती रहती। कहाँ सखियों के साथ ही ठीठी अधूरे विवाह की ताजी स्मृति सहसा जगाए और बरबस सुलाए गए सहस्त्र अरमान, और फिर यह बंदिनी का जीवन। ये तो 4-5 दिन से यह नित्य नवीन नाटक मिले जा रहा था। कितना गौर रंग है और कैसा ऊंचा कद, पर मरे को और कोई नहीं मिली जो अपनी दादी को ब्याह लाया। वो भी कैसी बदसूरत, फूले फाले गाल, सन से सफ़ेद बाल, उस पर चूमती कैसे है बेहया। वह तो मारे शर्म के मर गई थी। मौसी उसे पूरी कहानी सुना चुकी थी। डॉक्टरनी के पिता बहुत बड़े जमींदार थे। अपनी कुत्सित पुत्री के लिए वर नहीं जुटा पाए तो डॉक्टरनी बना दिया। ईश्वर भी तो सब ओर से आंखें नहीं मूंदता। रूप से वंचिता किया पर बुद्धि का कोठा ठसाठस भर दिया। कमला डॉक्टरनी बनकर निकली तो उंगलियों से अमृत संजीवनी टपकने लगी। नाड़ी धरते ही रोग का निदान कर देती वह विलक्षण डॉक्टरनी। कैसा भी कठिन प्रसव क्यों न हो वह पल भर में सुलझा देती। पिता की मृत्यु के पश्चात वह माँ के भारी गहने, पिता के शेयर और अटर बटर समेट अपनी नई नौकरी का भार संभालने शहर चली गई। अब वह प्रौढ़ हो चली थी। पेशे में सदा से घिसी मंजी उंगलियां और मंज गई थी, पर विराट बंगले के एकाकी प्रवास ने उसके मर्दाने चेहरे को और भी रूखा और कठोर बना दिया था।
बल्कि कई लोगों का तो कहना था कि उसकी विलक्षण प्रतिभा का राज उसके कठोर स्वभाव और रूखे कंठ स्वर में छिपा है। पीड़ा से कराहती जच्चा को वह एक ऐसी धमकी लगाती कि गर्भस्थ शिशु सहम कर भूमि पर आ जाता। ठीक जैसे विदेशों में अथाह समुद्र की जलराशि के बीच जहाज में यात्रा कर रही इक्की दुक्की जच्चा को बंदूक दाग सहमाकर अनाड़ी खलासी प्रसव करा देते हैं और नवजात शिशु का नाम धरा जाता है सन ऑफ अ गन। ऐसे ही यह रोबदार डॉक्टरनी अब तक न जाने कितने सन्स ऑफ गन्स को अपने कंठ स्वर की बंदूक दाग कर जन्मा चुकी थी। डॉक्टरनी के मित्रों की संख्या प्रायः नहीं के बराबर थी। एक तो वह पेशे में चतुरा नारी जानती थी कि डॉक्टरी पेशे में अधिक मित्र न बनाना ही बुद्धिमानी है। बिना फीस के मित्रों को देखो, फिर उनके मित्रों को देखो। वह बिना फीस के किसी रोगिणी की नब्ज भी नहीं छूती थी। मंगल को वह घर पर ही मरीज देखती थी। इससे डोली पालकी तांगो इक्को की एक लंबी कतार दूर तक ऐसे खींची रहती जैसे फाफा मऊ का बाजार लगा हो। एक दिन वो ऐसी ही लंबी कतार को बारी बारी से देख रही थी कि क्यू के अंत में खड़े एक सिर मुंडे से उदाल पीले चेहरे के युवक को देखकर चौंक गई। चेहरा कुछ कुछ पहचाना लग रहा था। सदा वो क्यू के क्रम में खड़े व्यक्तियों को बिना क्यू तोड़े उसी क्रम से बुलाया करती थी, पर उस पीड़ित सुंदर चेहरे को अनकही व्यथा ने उसे पिघला दिया। जाओ उस लड़के से पूछकर आओ क्या वह मरीजा को अपने साथ लाया है। बड़ा घबराया सा लग रहा है, उसने अपनी कंपाउंडर से कहा था। घाक कंपाउंडरनी चौंकी। आज तक तो कोई कितना भी घबराया क्यों न हो, मालकिन कभी नहीं पसीजी। उसका कोई बीमार नहीं है सरकार, कहता है आप ही से काम है। डॉक्टरनी की उत्सुकता बढ़ गई। उससे मिलने वाले तो आज तक अपने मरीजों के ही प्रतिनिधि बनकर आते थे। इस छबीले जवान को भला उससे कौन सा काम हो सकता था। डॉक्टरनी ने उसे अपने निजी कमरे में बुलवा भेजा। वास्तव में उस नवयुवक के चेहरे की कमनीय कांति दर्शनीय थी। उसका रंग पांडुरोग की सी पीली कांति लिए था। बेचारा कमजोर लीवर का शिकार होगा। डॉक्टरनी ने मन ही मन उसकी जांच कर ली थी। कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, डॉक्टरनी ने मुस्कुराकर पूछा। युवक बेहद घबराया लग रहा था। उसने बिना कुछ कहे ही एक लिफाफा बढ़ा दिया। मुंशी जी की लिखावट देखकर डॉक्टरनी चौंकी। उसके पिता के मुंशी के हाथों से लिखा गया अनुनयपूर्ण पत्र था। वे एक लंबे अरसे से बीमार है, बचने की उम्मीद कम है। शेखर उनका इकलौता पुत्र इलाहाबाद में ही किसी आदमी के यहाँ कठिन परिस्थितियों में पड़ रहा है। अब उसी मेधावी पुत्र को वे उसके पास बड़ी आशा से भेज रहे हैं। उनकी मृत्यु आसन्न है। क्या शेखर को उसके चरणों में वे डाल सकते हैं? अपना छोटा भाई ही समझ लेना बेटी, उन्होंने लिखा था। तुम मुंशी जी के बेटे हो? डॉक्टरनी ने चश्मा उतारकर मेज पर धर दिया। जी, युवक ने आंखें झुका ली। क्या पढ़ रहे हो? जी, इसी वर्ष फिजिक्स में एमएससी का फाइनल दे रहा हूँ। कहाँ रहते हो? अतरसुइया में पिताजी के ताऊ के दामाद हैं, उन्हीं के पास रहता हूँ। ओह, बड़ी दूर की रिश्तेदारी ढूंढी। आजकल तो अपना ही दामाद नहीं पूछता, फिर ताऊ का दामाद भला क्या पूछेगा। यहाँ क्यों नहीं चले आते? क्यों, यहाँ आना पसंद करोगे? जी, युवक हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैं इस इरादे से नहीं आया था। असल में बात यह है कि पिताजी नहीं रहे। अचानक यह लंब तड़ंग युवक नादान बच्चे की भांति सुबकने लगा। बीच बीच में वह पैंट की जेब में हाथ डाल रुमाल निकालने की चेष्टा कर रहा था, जिसे शायद वह घर पर ही भूल आया था। डॉक्टरनी ने अपना रुमाल उसकी ओर बढ़ा दिया। वह कृतज्ञता से गदगद हो गया। आपको बहुत मानते थे पिताजी, कहते थे बड़ी शादिल है, तुम पर कभी विपत्ति आए तो निसंकोच चले जाना। तुम यहीं क्यों नहीं चले आते? उस सुंदर नव युवक के सम्मुख अपनी शाहदिली का शीघ्र परिचय देने डॉक्टरनी व्याकुल हो उठी। इतना बड़ा बंगला है,
उसने बड़े गर्व से दोनों हाथ फैलाकर अपने बंगले का अहाता दिखाया। मैं तो दिन भर अस्पताल में रहती हूँ। तुम निचला एक पूरा सेट ले सकते हो। आराम से पढ़ना, 2-3 नौकर हैं। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। स्वच्छ बंगले की छटा, मखमली धूप का आमंत्रण और फिर परम स्नेही प्रौढ़ा गृह स्वामिनी के मातृ तुल्य आग्रह ने क्षण भर के पाहुने को सदा के लिए बांध दिया। दूसरे ही दिन वह एक रंग उड़ा फूलदार बक्स, ढेर सारे मेले कपड़ों और पुस्तकों की सम्मिलित पोटली लटकाए ससंकोच डॉक्टरनी के बरामदे में खड़ा हो गया। दुर्भाग्य से डॉक्टरनी अस्पताल गई थी। चौकीदार ने उसे चीरकर धर दिया। जिसे देखो वही साला पोटली लटकाए बंगले पर खड़ा है। ये कोई सदर अस्पताल है क्या? जाओ मरीज लेकर वहीं जाओ। इतने में ही डॉक्टरनी आ गई। उसने एक डांट लगाकर चौकीदार को भगा दिया और बड़े आदर यत्न से अभ्यागत को भीतर ले गई। देखो छेदी, उसने अपने सबसे सुस्त नौकर को बुलाकर कहा, ये हमारे मुंशी जी के बेटे हैं, अब यहीं रहेंगे। इन्हें किसी तरह की तकलीफ न हो, समझे? हमारे कंसल्टिंग रूम के बगल के दोनों कमरों में इनका सामान लगवा दो। और इस प्रकार शेखर दिन प्रतिदिन कृतज्ञता के प्राण लेवा दलदल की गहराई में डूबने लगा। कितना ही क्या काम क्यों न हो, डॉक्टर ने उसे साथ बैठाकर खिलाती। सुबह 4 अंडे, दलिया, मक्खन, डबल रोटी, गिलास भर हिसार की भैंस का दूध, साथ में मल्टीविटामिन की 17 गोलियां। पिता के ताऊ के दामाद के यहाँ अजवाइन डले नमकीन पराठे खाने का अभ्यस्त शेखर का निरीह पेट विद्रोह कर बैठा। उसे अपच हो गया। पर डॉक्टरनी के झोले में अपच की भी तो रामबाण गोलियां रहती थी। वह 2 ऐसी गोलियां भी खिला देती। धीरे धीरे अंडों की जर्दी गालों पर सुर्खी बनकर फैलने लगी। उदास पुतलियों की उदासी धुल गई। रही सही कसर शहर के नामी दर्जी ने पूरी कर दी। सुरुचि से छांटे और सिलाए गए कपड़ों में शेखर का व्यक्तित्व उभर आया। उसे लेकर कभी कभार डॉक्टरनी घूमने निकलती तो लोग कहे, डॉक्टरनी ने एक बड़े ही सजीले नौजवान को गोद लिया है। अब अपनी सारी संपत्ति भी उसी के नाम लिख रही है। यहाँ तक कि आसपास के समृद्ध ग्रहों में तिलक के नीलामी के डंके भी बजने लगे। पर तब ही डॉक्टरनी गजब कर बैठी। वैसे तो संसार का नियम ही सा बन गया है कि रक्षक एक न एक दिन भक्षक बन ही जाता है। पर जिस तेजी से बिना किसी पूर्व निर्धारित योजना के डॉक्टरनी ने शेखर को वर्षों से दबाई अपनी क्षुधा का ग्रास बना लिया, उसके लिए समाज प्रस्तुत नहीं था। जैसे कसाई खस्सी बकरे को यत्न से खिला पिला एक दिन मोटी छुरी से फेर ही देता है, ऐसे ही शेखर की गर्दन भी मोटी होते ही नब गई। पूरे शहर में तहलका मच गया। कोई कहता, अधेड़ डॉक्टरनी की मती मारी गई है, जवान छोकरे की लुटिया ही डुबो दी। कोई शेखर को ही दोष देता, क्या कोई बच्चा था जो जलेबी खिलाकर फुसला लिया। पर शहर में एक भी घर ऐसा नहीं था जो डॉक्टरनी के एहसानों से न दबा हो। इसी से जिस तेजी से कटु आलोचना का गगनचुंबी ज्वार उठा था, उसी तेजी से उतर भी गया। अधेड़ डॉक्टरनी अब धड़ल्ले से अपने नौजवान पति को लिए घूमने लगी। अब वह अपने सफ़ेद बालों के बीच सीधी मांग निकाल आध पाव सिंदूर बिखेरने लगी, पैरों में बिछुएं पहनने लगी। यहाँ तक कि उसने नाक छिदवाकर हीरे की एक लौंग भी डाल ली। बड़ी कठिनता से प्राप्त सौभाग्य दस्यु को वह पतिव्रता के कानून की एक एक हथकड़ी से बंदी बनाकर रखना चाह रही थी। छोकरे से पति के साथ वह सिर ढांक ढककर परिचित मित्रों के अभिवादन का सलज्ज प्रत्युत्तर ही नहीं देती, अपने पति का निर्लज्ज परिचय भी दे डालती। इनसे मिलिए मेरे पति शेखर कुमार। मिलने वालों की समझ में नहीं आता कि उस अभागे को बधाई दे या सहानुभूति के शब्दों से उसका अभिषेक करें। डॉक्टरनी ने विवाह के 5वें दिन ही हनीमून की जोर शोर से तैयारी कर दी। जिन साड़ियों के शोक रंगों को उसने अपने यौवन काल में लाठी लेकर खदेड़ दिया था, वे उसकी प्रौढ़ावस्था में और भी शोखी से मचल उठे। अब वह लाल, पीली, नीली, नई, चटकीली, भड़कीली साड़ियाँ ले आई। झुर्री पड़े गालों पर अस्वाभाविक सुर्खी प्रलेप थोप
माँ के भारी भारी मगर कानों में लटका। वह देखने वालों की दृष्टि में हास्यास्पद, किंतु अपनी दृष्टि में स्वयं अपूर्व सुंदरी दिखने लगी। लंबे हनीमून के दौरान नैनीताल, कश्मीर, शिमला, मसूरी आदि नापने के सुदीर्घ प्रवास काल में यत्न से संवारा गया बंगला किसको सौंपा जाए, ये मुख्य समस्या थी। इसी समय छप्पर फाड़कर राम मंडली टपक पड़ी कि अपने विवाहोल्लास की वारुणी के मद में चूर थी। पहले कोई किराए पर बंगला उठाने का प्रसंग उठाता तो वह चाटा कस देती, पर अब उसने उसका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। सामान्य से किराए पर ही आधा बंगला उठ गया। 5 देखने में साक्षात डाकिनी शाकिनी सी विधवाओं को प्रतिवेशिनी बनाने में भला आपत्ति ही क्या हो सकती थी। कोई सुंदरी षोडशी होती तो शायद वह 2 घड़ी सोचती भी। तब से राम मंडली वहीं जमी थी। यही नहीं, सबसे बड़ी हेड रामनी से तो के का बहनापा भी था। वहीं पांचों में सबसे रसिक स्वभाव की थी। के हनीमून से लौटी तो उसकी रसपूर्ण यात्रा का विवरण सुनने में हेड रामनी को अपनी बद्री केदार की यात्रा से भी अधिक आनंद आता। पर इधर जब से किशोरी आई, वो जानबूझकर ही अपनी सखी के पास नहीं गई थी। किशोरी उसकी मृत छोटी बहन की पुत्री थी और भाग्य शत्रु ने अचानक किसी हथगोले की ही भांति उसे हेड रामनी पर फेंक दिया था। के का ईर्ष्यालु स्वभाव उससे किशोरी के आगमन की 20 कैफियतें मांगेगा। उसे बोर्डिंग में डाल देगी तब के से कहेगी। किशोरी को तो वह बाहर झांकने भी नहीं देती थी, पर किशोरी क्या बिना झांके मान जाती। चौथे दिन पांचों मौसियां संगम को गई और के को अस्पताल पहुंचा। शेखर पुस्तक ले आंगन में बैठा ही था कि उसने फिर पूछा, क्यों माताजी चली गई? शेखर जैसे पहले ही तत्पर बैठा था। फिर कैसी ही तन्वी क्यों न हो, 4 दिन के निरंतर बोझ से नीम की डाल खुद झुकाई थी। 2-3 दिन धानी नीली साड़ी के भ्रामक रंग पत्रों के बीच किशोरी की छाया को धूमिल बना बचा लेते थे। आज की लाल जयपुरी चूनर हरी घास में चमक उठी। फिर शब्द बेधी प्रश्न बाण का स्वर भी कुछ कांप गया। शेखर ने लपक कर डाल पकड़ ऐसे हिलाई जैसे पके फल गिरा रहा हो। टप से टपके आम सी ही किशोरी टपक पड़ी। क्षण भर को भी पकड़ने वाला चूकता तो हाथ पैर चूरमार हो जाते। शेखर ने किसी रिफ्लेक्स एक्शन की ही प्रेरणा से उसे संभाल लिया। नित्य अधेड़ थुलथुली काया को थामने की अभ्यस्त पुष्ट आजानु भुजाएं थरथरा गई। सहम कर उसने छटपटाती किशोरी को जमीन पर छोड़ दिया। शेखर अचानक घबरा गया। क्षमा कीजिएगा, उसकी ललाट पर पसीना छलक उठा। मुझे पता नहीं था कि आप उस डाल पर हैं। पर वह मुखरा उर्वशी बड़ी धृष्टता से मुस्कुराई। ओह, आपने क्या सोचा था कि उस डाल को हिलाने पर आपकी दादी नीचे गिरेगी? शेखर का चेहरा अपमान से लाल हो उठा। वो तो आपका भाग्य अच्छा था, नहीं तो नीम की डाल हिलाने पर फल थोड़ी ही ना गिरता। उफ, कुहनी छिल गई। उसने जानबूझकर अपनी सुडोल कुहनी सहलाई, पर उसका प्रदर्शन व्यर्थ गया। प्रोढ़ा पत्नी के लंबे सहवास ने शेखर को समय से पूर्व ही बुजुर्ग बना दिया था। अब आप जाइए, मुझे अस्पताल जाना है, उसने आंखें नीचे किए बड़े नम्र स्वर में कहा। ओह, अपनी के को लाने? वो फिर हंसी। अच्छा बतलाइए तो, आज आपकी के ने कुल जमा 10 ही चपातियाँ क्यों खाई? और दिन तो 15 खाती थी। बेचारी, मैं रात को भी रोशनदान से देखती रहूंगी। ठीक से खिलाइएगा। आखिर उसी खूंटे के बल तो आप नाचते हैं। शेखर के घोर मुखमंडल पर एक बार कर्णचुंबी ललाई खींच गई। आपने तो डाल हिलाकर पके फल सा गिरा दिया, अब चढ़ूं कैसे? उसने बड़े भोलेपन से पूछा और पहली बार दोनों की आंखें मिली। शेखर के सर्वांग का सौंदर्य शिखा के उस दहकते अंगारे ने दाग दिया। चलिए, सामने का गेट खुला है, मैं आपको पहुंचा दूंगा। वाह जी वाह, क्या ज़रूरी है कि आपका गेट खुला है तो हमारा भी खुला होगा? हमारी मौसी हमें ताले में बंद करके जाती है। कहते हैं अति रूप से ही सीता हरण हुआ था।
मैं तो कहूँगी आपकी के की भी यह सरासर नादानी है। आपको ताले में बंद न रखना उनकी मूर्खता है। लीजिए, सहारा दे तो मैं चट से डाल पकड़ लूँ। शेखर ने उस उद्दंड बालिका का आदेश गुमसुम होकर सुना, फिर चुपचाप भीतर से एक स्टूल लाकर धर दिया। धन्यवाद। उसने साड़ी को कुछ ऊंचा किया। सुडौल अरुण एड़ियां स्टूल पर उचकी और वह कूदकर उड़न छू हो गई। माता जी से प्रणाम कहिएगा। और फिर बचकानी खिलखिलाहट छनछनाकर कहीं खो गई। शेखर कुछ देर तक बुत बुत सा खड़ा ही था कि धड़धड़ाती के आ गई। ये क्या शेखर, सो गए थे क्या? कई बार फोन किया, घंटी खुनखुनाती रही, किसी ने उठाया ही नहीं। मुझे अस्पताल की एम्बुलेंस में आना पड़ा। के बुरी तरह हाँफ रही थी। सॉरी के, मैं यहाँ बैठा पड़ता ही रहा। कुछ है खाने को? आते कुलबुला रही है। अभी अभी एक सड़ी बच्चेदानी ऑपरेशन कर निकाल आई हूँ। जी मचल रहा है। शेखर की उंगलियों में अभी भी किशोरी की यौवन प्रस्फुटित देह वल्लरी का स्पर्श ताजा बसा था। उसने ऐसे अनाड़ी खूनी की भांति अंगुलियों को पैंट की जेब में छिपा लिया, जैसे खूंखार थानेदार को देखकर वह ताजे रक्त का एक एक छींटा मिटा देना चाहता है। नाश्ता लगते ही के भूखी शेरनी सी टूट पड़ी। कचाकच भकाभक पकौड़ियाँ, मेवे और केक हड़प कर वह एक पका सेब लेकर सोफे पर लद गई। दोनों पैर नीचे लटकाकर बोली, बी अ ब्रेक डार्लिंग, जूता खोल दो। शेखर की आंखें बरबस ऊपर को उठ गईं। रोशनदान पर किसी की स्पष्ट छाया उभरी। बड़ी विवशता से वह पत्नी के जूते खोलने झुका। नित्य के अभ्यास को ही एक झटके में नहीं तोड़ा जा सकता। कल मुझे गोरखपुर जाना है शेखर, वो बोली। एक तगड़ी रईस मुर्गी फंसी है। रायजादा साहब की बहू की डिलीवरी के लिए बुलाया आया है। लड़का हो गया, इस बार तो अशर्फियाँ ही बरसेगी। पिछली बार ट्यूबल प्रेगनेंसी थी। मुझे जाना भी चाहिए। पिछले 7 साल से बेचारी गोरखपुरी लाल मिर्चों का लाजवाब अचार खिला रही है। वैसे तुम्हें भी साथ लाने का बहुत आग्रह किया, पर उनकी छोटी लड़की इज़ डैम गुड लुकिंग। आई कैन टेक द रिस्क। वो प्रायः ही अपने युवा पति से ऐसी मनचली रसिकता कर बैठती थी। मुझे पढ़ना भी है, शेखर ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ हाँ, इस बार तो तुम्हें थीसिस सबमिट करनी ही है। सोचती हूँ कल तड़के ही कार लेकर चल दूँ। दूसरे दिन सुबह 4 बजे ही के निकल गई। उधर राम मंडली भी किसी पेड़ पर लटके 200 वर्ष के बाबा जी के दर्शन करने चली गई थी। आश्वस्त होकर शेखर ने बत्ती बुझाई और सो गया। सुबह होने में घंटा भर था। अचानक खाने के कमरे में खटपट शब्द सुन वह चौंका। हो न हो यह के का मुंह लगा पर्शियन बिल्ला किंग होगा। उसके हिस्से का नाश्ता मेज पर ही धरा था। सब प्लेट प्याले तोड़ ताड़ कर रख देगा बदजात। वह झुंझलाकर उठा और खाने के कमरे की ओर लपका। आइए। मुस्कुराती किशोरी का कंठ केक के एक बड़े से टुकड़े से अवरुद्ध था। फिर भी उसने ऐसी अभ्यर्थना की जैसे वही गृह स्वामिनी हो। बड़ी भूख लगी थी, वो बड़े प्यारे ढीठ स्वर में बोली। सुबह आपकी केक का नाश्ता देखती रही, ढेर सारा सामान बचा था, अपने को रोक नहीं सकी। इधर मौसी की मंडली की नवरात्रि चल रही है। जी में आता है कोटू के आटे और उबले आलू को गोली मार दूं। वाह, खूब बढ़िया खाना खाते हैं आप लोग। अपनी लाल तीखी जिह्वा के छोर से उसने अपने सीले अधर चाट चटकारा लिया और अचार की लाल मिर्च को मठरी पर मसलकर मुख में धर लिया। इसी अचार को लेने गई है ना आपकी के गोरखपुर? भाई वाह, मान गए बादशाही अचार को। शेखर उस बेहया लड़की के दुस्साहस को देखकर दंग था। थोड़ी ही देर में छेदी आता होगा। पता नहीं ये सिरफिरी क्या कर बैठे। कहीं किसी पागल खाने से भागकर आ गई, कोई पगली वगली तो नहीं है ये? आप हैं कौन? मन की उधेड़ बूंद झुंझलाहट भरे प्रश्न के रूप में निकल पड़ी तो शेखर को अपने रूखेपन पर कुछ ग्लानि भी हुई। आपसे मतलब? किशोरी एक एक ढकी प्लेट को खोलकर देख रही थी। सब कुछ चाट चुकी थी वो। एक तश्तरी में बड़ी सी टिकिया मक्खन की धरी थी।
उसने लपक कर वही मुख में धर ली। देखिए, शेखर गिड़गिड़ाया, पता नहीं आप कौन हैं, पर इधर सब नौकर आते होंगे। आपको मेरे साथ अकेले देख लेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। क्यों अच्छी बात नहीं होगी भला? आप बुरा माने या भला? जब तक आपकी के नहीं आती हम ज़रूर आएंगे। अब चलूं, धन्यवाद। और वह उठते ही किसी चतुर दस्यु कन्यासी मेज पर धरी के की फिल्मी पत्रिकाएं बगल में झपट्टा मार दबा ले गई। वाह, खूब माल हाथ लगा है आज, दिन भर मजे में कटेगा। मौसी के यहाँ तो सिवाय धर्म ग्रंथों के कुछ पढ़ने को नहीं जुटता। कहती कहती वह फुर्ती से आंगन पार कर अपनी सेतु टहनी को पकड़ अपनी सीमा में कूद गई। शेखर ने चोरी तो देखी थी, पर ऐसी सीना चोरी देखने का यह पहला अवसर था। उस अपरिचिता के उत्पात से बचने का एक ही उपाय था। दिन भर वो अपने मित्र रमण के साथ बोर्डिंग में बिता लेगा। कह देगा घर पर पढ़ाई ठीक नहीं होती, एक दो दिन न हो मेस का ही खाना सही, फिर तो के आ ही जाएगी। रात को देर से कमरा भीतर से बंद कर सो जाएगा। फिर क्या छत से टपकेगी छोकरी। अपनी योजना से परम संतुष्ट हो वह बैग में कपड़े ठूंस ही रहा था कि एक हल्के धमाके से चौंका। जिससे छलने की सहस्त्र योजनाएं बनाई जा रही थी, वह छलनामयी स्वयं मुस्कुराती सशरीर उपस्थित हो गई। ओह, मुझसे डरकर भागे जा रहे हैं क्या? लपक कर उस दुस्साहसी ने बैग छीन लिया। देखूं क्या क्या लिए जा रहे हैं। अपने केक का फोटो वोटो भी धरा है या नहीं? वो एक एक चीज़ें नीचे फेंकने लगी। छी छी, आपकी के मुटल्ली, देखने ही देखने की है हथीनी। ये कोई स्वेटर है भला? हमारा बुना स्वेटर देखिए तो बस देखते ही रह जाएंगे। हमारे जीजा जी कहते हैं, केशी तुम सा गला तो कोई बना ही नहीं सकता। देखिए, इन सब बातों को सुनने का मुझे शौक नहीं है। शेखर अब कुछ कुछ मुखर हो उठा था। अचानक ठग से एक धीमी पदचाप से दोनों ने एक साथ चौंक कर द्वार की ओर देखा। एक मोटा सा बिल्ला पूंछे चाटता निकल गया तो किशोरी जोर से हंसी। वाह, पतित पत्रे विचलित पत्रे, गीत गोविंदम पढ़ा है आपने? आप भला क्या पढ़ेंगे, असली मेम के साहब हैं। हम तो भाई संस्कृत के शास्त्री जी की बिटिया हैं। देखिए, आप शास्त्री की बिटिया हो या महामहोपाध्याय की। अरे बाप रे। दोनों पैरों की पालथी मार बाहों को घेरे में बांध किशोरी कुर्सी पर ही झूला सा झूलने लगी। पेट में दांत भी है साहब के। आप जाएंगी या नहीं? शेखर अब बौखला गया। पता नहीं नौकर कब आ टपके और के से क्या कह दे। छी, कैसा नीच मन है आपका। वह बड़े व्यंग से मुस्कुराकर उठ गई। आपने क्या सोचा, आपसे प्रेम करने आई थी मैं। सोचा था मौसी का दल 5 बजे लौटेगा, तब तक 2 घड़ी आपसे बतियाकर जी बहलाऊंगी। खैर, फिर आऊंगी। अब आपका छेदी आए तो ज़रा अपनी मोटी बुद्धि का चोला उतार खूंटी पर टांग दीजिएगा। छुट्टी दे दीजिएगा उसे, कहिएगा सिनेमा देख आए, समझे? उसने अपनी भुवन मोहिनी हंसी का बाण ताक कर छोड़ दिया। अचूक निशाने से बींधा शेखर का हृदय कपोत धरा पर फड़फड़ा गया। शेखर तो क्या, संसार का संयमी से संयमी पुरुष भी होता तो वो भी उस दिन छेदी की सदा के लिए छुट्टी कर देता। चंचल अनजान सुंदरी किशोरी ने उसका हाथ थामते ही उस भीरू का पुरुष की एक एक शिरा में अनोखा दुस्साहस भर दिया। वो अब आग की लपटों में कूद सकता था, आंधी और तूफान से लड़ सकता था। कुछ ही अमूल्य क्षणों ने के का अस्तित्व सदा के लिए मिटा दिया था। उसके दाएं बाएं दामिनी सी दमकती बित्ते भर की छोकरी उसे अंगुलियों पर नचा रही थी। दोनों का अभूतपूर्व दुस्साहस जंगली हिरन सा कुलांचे भरने लगा था। छेदी की पच्चाप सुनते ही किशोरी जंगली खरगोश की तेजी से चौकन्नी हो वार्डरोब के पीछे दुबक जाती। मौसी के दल को उसने स्वयं बड़े प्रपंच से मिर्जापुर की विध्वंसवासिनी के दर्शन को भेज दिया था। उधर के का ट्रंक कॉल आया था
कि रायजादा की बहू को झूठे दर्द उठे थे, पर कभी भी सच्चे दर्द उठ सकते थे। इसी से उसे 8-10 दिन रुकना पड़ेगा। सुनते ही किशोरी शेखर के गले में हाथ डालकर झूठ पड़ी थी। हाय ईश्वर, हाय ईश्वर करे रायजादा की नाती माँ के गर्भ से दाढ़ी मूछें उगाकर जन्मे। पर रायजादा के नाती को युगल प्रेमियों की इस प्रणय की लोल में सहयोग देने का धैर्य नहीं रहा और अभागा उसी रात को जन्म ले बैठा। पति से इतना लंबा बिछोह के को असह्य हो उठा था। आज तक वह इतने लंबे अरसे के लिए शेखर से कभी विलग नहीं हुई थी। दूसरे ही दिन तगड़ी फीस, रेशमी साड़ी, शेखर के सूट का कपड़ा आदि बांध बूंद कर वह चल पड़ी। वो पति को बिना तार किए ही छक्का देने की योजना बना चुकी थी। उधर प्रेमी द्वय के की अनुपस्थिति का महोत्सव मनाने में आकंठ डूबे थे। अब छेदी को भी मुट्ठियां गर्म कर अपने साथ मिला लिया गया था। अभी भी कमरे की परिधि पार कर दिन में कहीं जाने का साहस दोनों नहीं संजो पाए थे। फिर भी एक रात को दोनों सिनेमा का सेकंड शो देखने पड़े। नीति मुंह छिपाकर हंस रही थी। उसी मनहूस रात को के रात की गाड़ी से ठीक 11 बजे रिक्शा लेकर आ धमकी। गोल कमरे की बत्ती जल रही थी। निश्चय ही उसका अध्ययनरत पति द्वार की ओर पीठ किए पुस्तकों में डूबा होगा। धीमे से जाकर आंखें मूंद लेगी वो। ऐसे ही खिलवाड़ तो उसे पसंद थे। पर बेचारी के आंखें मूंदती किसकी? वहां तो शेखर की कुर्सी पर ठाड़ से बैठा छेदी बीड़ी फूंक रहा था। बेहया कमीना कहीं का, यहाँ कैसे आ गया? छेदी अचानक साक्षात शव वाहना चामुंडा का तमतमाया चेहरा देखकर थर-थर कांपने लगा। सरकार, मेरा कुछ कसूर नहीं है कि वह पैर पकड़कर लौट गया। पहले तो दीवार फांद कर आती रही। जब से संतनिया गई है, खुले दरवाजे आपके माल पर डाका डाल रही है। हमारा खून खौलता रहता है, पर क्या करें, नौकर आदमी है। साहब का हुक्म कैसे टाले अन्नदाता। धूर्त नापित विषधर अब कुंडली खोल पूरा फन फैला चुका था। दोनों जनी सलीमा गए हैं। सरकार घंटा भर में लौटते ही होंगे। कुचाली छेदी की आंखें मियाँ बीबी की संभावित दर्शनी कुश्ती देखने की ललक से कांच की सतरंगी गोलियां सी चमक उठी। उसका क्या, अब भुगतेंगे दोनों। उसे मिली रकम तो अब कोई छीन नहीं सकता, उसने मन ही मन कहा। के चौकन्नी हो गई। गरज तरज आंसू चीख पुकार से बात कुछ बनेगी नहीं। क्या पता शेखर उसे छोड़ छाड़ इसी दीवार फांदने वाली के पीछे चल पड़े। पर यह थी कौन? बिना छेदी को मिलाए बात बनेगी नहीं। छेदी की मुट्ठियां एक बार फिर गर्म हुई। सब कुछ सुनकर के सन्न रह गई। क्षण भर को बुढ़िया का पीला पड़ गया चेहरा देख छेदी को तरस आ गया। मैं स्टेशन जा रही हूँ छेदी, के ने एक रुमाल से नाक पोंछकर कहा। रात भर वहीं रहूंगी। शेखर से कहना मेरा गोरखपुर से ट्रंक कॉल आया था कि मैं कल सुबह पहुंच रही हूँ। अगर तुमने उसे मेरे आज यहाँ आने के बारे में कुछ कहा तो तुम मुझे जानते हो। छेदी क्या उसे नहीं जानता था? फूल सी सुकुमारी कितनी ही किशोरियों को लूट पाट उनके पाप की गठरियों का कचरा धोते क्या नहीं देख चुका था इस हत्यारिन को? दूसरे दिन सुबह शेखर कार लेकर स्टेशन गया। के ने नित्य की भांति कार में बैठते ही अपना माथा उसके वृषभ स्कंद पर टिका दिया। वह कुछ तनसा गया तो के को लगा वह वहीं पर फूट फूट कर रो पड़ेगी, पर वो जानती थी कि अब उसे उस तरह की धार पर चलना है। मेरे गए में तुम्हें कुछ तकलीफ तो नहीं हुई शेखर? उसका स्वर 4 तार की चाशनी में डूबा था। नहीं। पति के संक्षिप्त सूखे स्वर के चांटे ने भी उसे हताश नहीं किया। रायजादा के नाती हुआ है, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया सूट का कपड़ा भेजा है। अच्छा,
व्यंग से तिरछे खींचे अधर पर शेखर की कुशलता से तराशी गई पतली मूछें भी तिरछी हो गई। प्रेम तरंगाकुल के ने बड़े प्रयास से अपने को रोका। अगणित कंदर्प छवि को म्लान कर रही उसके पति की छवि उसकी गाल से बित्ते भर की दूरी पर थी। और दिन की बात होती तो वो उसे उस भीड़ भरे चौराहे ही में चूमकर झूम लेती, पर मन मारकर उसने अपने को रोक लिया। घर पहुंचते ही छेदी स्वागत को खड़ा था। क्यों छेदी, ठीक हो? साहब को खूब आराम दिया कि नहीं? अपने सफल अभिनय पर के को स्वयं ही गर्व हो रहा था। हाँ सरकार, अपनी जान तो खूब आराम दिए हैं। कपटी काक दृष्टि से वह अपने साहब की ओर देखकर मुस्कुराया, पर साहब गुमसुम था। दोनों चाय लेने एक साथ बैठे। कठोर मानसिक आघात भी के की भूख नहीं हर पाया था। उसने कचर कचर पकौड़ियाँ खाई, आधी डबल रोटी साफ की, भुने बादाम, 2 पोंच अंडे भकौस, सेब लेकर सोफे पर लद गई। नित्य के अभ्यास से उसने अपनी मैयर के मोटे तुम्बे सी टांगे नीचे लटका दी। बी अ ब्रीक डार्लिंग, जूता खोल दो हमारा। पर शेखर अब तक उल्टे पड़े अवश बीटल की भांति अचानक सीधा होकर भन्नाने लगा था। हमसे नहीं खुलेगा, छेदी को बुला लो। रोशनदान की आंखों की जादुई छड़ी उसे उठा बिठा रही थी। ये सेब की ओट से चतुरा के ने भी देख लिया था। सॉरी शेखर, उसका गला भर आया और वो स्वयं जूते खोलने लगी। रात को शेखर भूखे शेर की भांति चक्कर लगा रहा था। किशोरी की एक ही दिन की गैर हाजिरी ने उसे अर्ध विक्षिप्त सा कर दिया था। शेखर डियर, अचानक के को अपने पास खड़ी देख वह झल्ला गया। क्या है? उसने डपट कर पूछा। आज बड़ी संतनी आई थी विंध्यवासिनी का प्रसाद देने, साथ ही उसकी एक प्यारी सी भतीजी भी थी। उस प्यारी के नामोल्लेख मात्र से ही शेखर की आंखें चमकने लगी। ये भी के ने देख लिया था। मैंने उन सबको कल शाम चाय पर बुलाया है। पांचों तो केवल फलाहार लेगी, पर उस प्यारी सी बच्ची से मैंने पूछा उसे क्या पसंद है। बोली कुल्फी। सच ए चाइल्ड, तुम तो कुल्फी छूते नहीं। खैर, तुम्हारे लिए कुछ और बनवा लेंगे। शेखर का हृदय गदगद हो गया। चलो आज नहीं तो कल ही सही, किशोरी की एक झलक तो मिलेगी। दूसरे दिन की संध्या के आयोजन में कहीं भी कोई त्रुटि नहीं थी। फलाहारी संतनियाँ कभी कंधारी अनार पर दांत मारती, कभी रामगढ़ के सेबों पर, कभी गुच्छे के अंगूर चट कर हरिओम हरिओम कर अंगूरी डकारों की मशीन गन सी चला देती। किशोरी से शेखर का परिचय स्वयं के ने करवाया। शेखर, इससे मिलो, संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी। संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी से शेखर का कितना प्रगाढ़ परिचय था, वो खूसट भला क्या जानेगी। शेखर मन ही मन मुस्कुराया। किशोरी कोने में खड़ी कुल्फी पर कुल्फी दागे जा रही थी। इतना मत खा केशी, बीमार पड़ जाएगी। हेड संतनी अब तक अपने राम ढोल से पेट में रामगढ़ी सेबों का एक छोटा मोटा ऑर्चार्ड बना चुकी थी। टोकती क्यों हो? बीमार पड़ भी गई तो मैं तो हूँ। अपनी सुमेरु पर्वत सी छातियों को ठोकती के आगे बढ़ गई। जानती हूँ बहन। किशोरी की मौसी ने अपने सोने की दंत खुदी से दांत खोद कर कहा। तुम्ही ने तो हम पांचों को प्राणदान दिया था। खा पीकर पांचों विदा हुई तो शेखर मन मरा सा कमरे में बैठा रहा। बार बार वह त्रसित चातक सा रोशनदान को ही देख रहा था, पर अटारी सुनी थी और वो जानता था कि आज सुनी ही रहेगी। बड़ी देर तक बैठा पड़ता रहा। के 2-3 बार बुलाने पर भी नहीं आई। के 2-3 बार बुलाने भी आई, पर निराश होकर लौट गई। एक अजीब बेचैनी से शेखर का दम सा घुटने लगा। वह उठ ही रहा था कि किसी ने द्वार भड़बड़ाया। डॉक्टर नी बहन। भूतनी सी बाल फैलाए बड़ी मंझली और छोटी संतनी खड़ी थी।
अरे बेटा, तनिक उठा दे उसे। मेरी किशोरी ऐठी जा रही है। एक दो दस्त आए हैं और दो उल्टियाँ। हाय, इसके ताऊ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। हेड संतनी का रोना कल्पना सुन ड्रेसिंग गाउन डाल चप्पल फटफटाती के बाहर आ गई। सब सुनते ही आला लटका व तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ गई। सचमुच ही किशोरी के सुंदर चेहरे पर स्याही फूंक फूंक गई थी। किशोरी, आंखें खोल बिट्टी। संतनी ने उसकी ठुड्डी पकड़कर हिलाई। किशोरी ने बड़ी चेष्टा से आंखें खोली और द्वार पर खड़े अपने नवीन प्रेमी के चेहरे पर नग से गिरा दी। शेखर, वो बुदबुदाई। शेखर निर्भय होकर बढ़ आया। पलंग की पाटी पर बैठ उसने किशोरी की हिमशीतल हथेली थामकर गाल से सटा ली। पांचों संतनियों की आंखें आश्चर्य से बाहर निकल आई कि जेल की कठोर जेलर सी सिरहाने खड़ी थी। किशोरी के प्राण जैसे शेखर ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। देखते ही देखते पुतलियां उलट गई। पांचों संतनियां अपना ज्ञान, योग, यम, नचिकेता संवाद भूल सामान्य मानवियों की भांति छातियों पर दुहत्तड़ चलाती पछाड़े खाने लगी। हाय मेरी बच्ची, तूने अभी सुख ही क्या देखा है। तू कहाँ गई रे। देखिए, के ने बड़ी संतनी का कंधा पकड़कर हिलाया। होश में आओ बहन। वैसे तो इसे कॉलेरा था, पर सुबह होने से पहले ही अर्थी उठा दीजिए। उस हरामजादी पुलिस का कुछ ठीक नहीं, बेकार में परेशान करेगी। संसार त्यागी संतनियां पुलिस से बेहद घबराती थी। सोने की सी काया को अर्थी में कस कसाकस अस्पताल के कर्मचारी राम के नाम की महिमा से आकाश गुंजाते चल दिए। पीछे पीछे सिर झुकाए शेखर को भी जाते के ने देख लिया। वो अपने कमरे में अस्पताल के लिए तैयार होने लगी। एक आध मौत क्या डॉक्टरनी को अस्पताल जाने से रोक लेती। वहां तो ऐसी आकस्मिक मृत्यु नित्य का दाल भात थी। एकाएक किसी घिनौने केचुए सा रेंगता छेदी द्वार पर पकड़कर खड़ा हो गया। हमारी बख्शीश सरकार। जान पर खेलकर कुल्फी बनाई। कहीं कोई पकड़ लेता तो आपको तो कोई डर नहीं था। हम ही फांसी पर लटकते। हाँ हाँ मिलेगी, शोर मत कर, शेखर आता होगा। के झुककर फीता बांध रही थी कि उसे लगा उसकी गर्दन पर किसी की कड़ी नजर का चाबुक पड़ रहा है। चौंक कर देखा तो शेखर की लाल अंगारे सी आंखें दहक रही थी। अरे शेखर, तुम शमशान नहीं गए क्या? उसने पूछा। नहीं, वह विभत्स से ढंग से हंसा। तुम्हें वहां पहुंचाने आया हूं। सुनते ही छेदी खिड़की कूदकर हवा हो गया। हत्यारी। शेखर ने के की मोटी गर्दन को हाथों में भर लिया। के की दोनों आंखें फटक फटकर बाहर निकलने लगी। कड़ाक शब्द के साथ उसका डेंचर गिरा और टूटकर दो टुकड़े हो गया। शेखर, वो घिघियाई। शेखर ने घृणा से अपनी थरथराती कांपती पत्नी को देखा। इसी नारी ने प्रेम का पहला पाठ पढ़ाया था। इसी भद्दी उंगली को पकड़कर उसने प्रेम कक्ष में अपना पहला डगमगाता कदम रखा था। इसी मोटी गर्दन में बाहें डालकर उसने प्रेम की 12 घड़ी रटी थी। न जाने किस विस्मृत कृतज्ञता ने उसकी पकड़ ढीली कर दी। अचकचाकर उसने अर्धमूर्छित पोपली के को एक धक्का दिया और तेजी से बाहर निकल गया। दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। और दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तथा परिचितों में शेयर करना भी मत भूलिएगा। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।